हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी रीडिंग चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्या यही मोहब्बत है, जिसे लिखा है निशा सहगल जी ने। तो चलिए हम इसके आगे के चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर 8, क्यूट साली शाहिबा। वहीं दूसरी तरफ जानवी हैरानी से अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन को देखने लगी और हैरानी से बोली, अजीब पागल इंसान है। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि इतना भड़क गया। एक तो जीजू का फ़ोन पिक कर लिया और उस पर से मुझे भी एटीट्यूड दिखा रहा है, खड़ूस कहीं का। कहकर उसने फ़ोन को साइड में रखा और वापस बेड पर लेट गई। और सोचते सोचते उसकी आँख भी लग गई, क्योंकि सफ़र की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। कुछ देर बाद अनिका जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने जानवी को बेड पर सिमट कर सोते हुए देखा। जानवी को इस तरह सोते देखकर अनिका के फेस पर स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर जानवी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके बगल में ही आकर लेट गई। मुंबई। दीप को अभी 10 मिनट ही बीते थे कि वो वापस वंश के कैबिन में आया और हाथ बढ़ाते हुए बोला, अरे यार, अपना फ़ोन यहाँ भूल गया हूँ। तो वंश जो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, उसने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, हाँ, आजकल तुम्हारा दिमाग अनिका भाभी के ख्यालों में जो खोया रहता है, तब तो तुम्हें होश होगा। वैसे तुम्हारी किसी सिर्फ सिर्फ सर फील सिर्फ तो वैसे तुम्हारी किसी सिर्फ अस्तेरी साली का फ़ोन आया था। सर फेरी साली का फ़ोन आया था, तुमसे बात करने की कह रही थी। दीप ने अपना फ़ोन उठाया और अपने आँखें छोटी कर कन्फ्यूजन से पूछा, मेरी साली, वो कौन है? वंश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे क्या पता, मैं उसका बायोडाटा अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ क्या? तो खुद ही पूछ लो अपनी होने वाली घरवाली से। और फिलहाल मेरा दिमाग ख़राब मत कर। पहले तेरी शाली ने मेरा बहुत दिमाग ख़राब कर गया है। मुझे मेरा काम करने दे। दीप ने अपने कंधे उचकाए और फ़ोन लेकर कैबिन से बाहर चला गया। उदयपुर। जमुना दादी और इमली दादी दोनों ही रूम में बैठे हुए बातें की। जमुना दादी ने इमली दादी से पूछा, इमली, तुझे लगता है तेरा ये प्लान सफल होगा? अगर तुझे अगर तेरी पोती को और सावित्री के पोते को पता चल गया ना कि हम तीनों मिलकर क्या प्लान कर रही हैं, तो वो कहीं हाथ पैर धोकर हमारे पीछे न पड़ जाए। तो इमली दादी ने बैठ से टेक लगाते हुए कहा, उसकी तो फिक्र मत कर जमुना, वो तो हम दोनों संभाल लेंगे। बस किसी भी तरह से मेरी पोती और सावित्री के पोते को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। और ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उनके लिए जिन्हें पसंद किया है वो वही दोनों हैं। जमुना दादी ने भी वैसे ही टेक लगाते हुए कहा, उसकी तो फिक्र मत कर। वैसे तुम दोनों को अच्छा सोचा है। एक बार उन दोनों की शादी हो जाए, सच कह रही हूँ, राम सीता की जोड़ी है लगेगी वो दोनों। दूसरा दिन। जानवी सिर्फ काफ़ी देर से सोती रही। अनिका तो कब का उठकर रेडी भी होकर बाहर जा चुकी थी। आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसका परिवार भी आने वाला था, उसका प्यार आने वाला था और वो बेसब्री से अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। हाँ, ये बात अलग थी कि दादी ने अनिका को सख्त हिदायत दी थी कि वो दीप से बिल्कुल ना मिले जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। लेकिन अनिका अच्छे से जानती थी कि दीप उससे मिले बिना रहेगा ही नहीं। उसने तो मुंबई से निकलने से पहले ही कह दिया था। वो अपने रूम की बालकनी पर खड़ी हुई बेसब्री से इधर उधर चहल पहल कदमी कर रही थी और बीच बीच में मेन एंट्रेंस की तरफ देख रही थी। दूसरी वाली हवेली की मेन एंट्रेंस और इस हवेली की मेन एंट्रेंस एक ही थी, और वो हवेली भी इस हवेली के बिल्कुल बगल में बनी हुई थी, इसलिए वहाँ का सारा नज़ारा भी अनिका की बालकनी से साफ नज़र आता था। अनिका ने तो जानबूझकर दीप का रूम भी वही चूज़ किया था जिसकी बालकनी अनिका की बालकनी के साफ नज़र आती थी। जानवी की नींद खुली तो उसने अपने आसपास अनिका को नहीं पाया। वो बेड से उठी और नींद में आधी खुली आंखों से अनिका को रूम में ढूंढते हुए बोली, यह अनिका दी कहाँ चली गई? इतनी सुबह सुबह क्यों जाग गई वो? तभी उसकी नज़र बालकनी के खुले हुए डोर की तरफ गई। जानवी ने उस एक उबासी लेते हुए कहा, शायद वो बालकनी में गई होगी। जानवी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गई। 15 मिनट बाद वो बाहर आई। अभी भी बालकनी के डोर ओपन था। जानवी ने अपने गीले बालों को सुखाते हुए कहा, अनिका दी बालकनी में क्या कर रही है? चलो चलकर देखती हूँ। कहकर उसने ड्रायर को वापस रेलिंग पर रखा और अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए, जहाँ पर अनिका बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी।
और बार बार मेन एंट्रेंस की तरफ भी कभी देख रही थी। जानवी धीरे से कदमों से अनिका के पीछे जाकर खड़ी हो गई और एकदम से अनिका को डराते हुए बोली, क्या कर रही है यहाँ पर? जानवी के ऐसे डराने से अनिका के मुंह से डर से एक चीख निकल गई और उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, जानवी को देखते हुए कहा, जानवी क्या कर रही है थी? अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। जानवी ने हंसते हुए कहा, ऐसी बात मत बोलिए, वरना जीजू मुझे कभी नहीं छोड़ते कि मैंने उनकी प्यारी अनिका को डराकर मार दिया। फिर उसने भी मैंने मेन गेट की तरफ देखते हुए कहा, इतना बेसब्री से किसका इंतजार किया जा रहा है? अनिका जानवी को कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मेन गेट पर एक साथ 4 से 5 गाड़ियां अंदर आई, जिसे देखकर अनिका की आंखों में चमक आ गई। वही जानवी कंफ्यूजन से उन गाड़ियों को देखते हुए बोली, इतनी सारी गाड़ियाँ किसकी हैं? तो अनिका ने जानवी के कंधे पर टैप करते हुए कहा, अरे मेरे ससुराल वाले हैं, उनके रहने की व्यवस्था इस बगल वाली हवेली में की गई है ना। अनिका के मुंह से ये जानकर कि ये उनके ससुराल वालों की गाड़ियाँ हैं, जानवी के होठों को गोल करते हुए कहा, ओह तो मतलब इतनी बेसब्री से जीजू के आने का इंतज़ार किया जा रहा था। फिर आपने हाथ बांधते हुए बोली, वैसे कितनी देर से आप यहाँ पर खड़ी हुई थी? शायद 2-3 घंटे से, अनिका ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं सिर्फ आधा घंटा पहले ही यहाँ आई हूँ। मैं भला 2 घंटे पहले से ही आकर क्यों खड़ी हो जाऊँगी? जानवी ने अनिका को छेड़ते हुए कहा, इंतज़ार कहते हैं। अच्छा, मैं जल्दी से रेडी होकर जा रही हूँ अपने होने वाले जीजू से मिलने के लिए, कहकर जानवी से रूम के अंदर भाग गई। अनिका भी उसके पीछे पीछे आते हुए बोली, सुनो, अच्छा जानू, वहाँ पर जाकर फालतू की बातें मत करना, और ये तो बिल्कुल मत कहना कि मैं काफ़ी देर से उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। जानवी को अपने बैग से कपड़े निकाल रही थी। उसने पलटकर अनिका की तरफ देखा और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या कोई छुपाने वाली बात है? मैं तो उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बोलूँगी। आप आधी रात से उनके आने का इंतज़ार कर रही थी और वो है कि आने में ही देर कर दी। अनिका ने उसे थप्पड़ दिखाते हुए कहा, अब तुम थप्पड़ खाओगी मेरे हाथ से? वहाँ पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ऐसे ही चप्पड़ चप्पड़ करनी हो तो कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, चुपचाप यही बैठो। जानवी ने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा, कुछ नहीं बोलूँगी। अब मैं जाऊँ ना? अनिका ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो जानवी जल्दी से रेडी होने चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद जानवी तैयार होकर नीचे आई। उस वक्त मालती जी सर्वेंट को कुछ समझा रही थी। वहाँ खड़े 2-3 सर्वेंट अपने हाथ में नाश्ते की ट्रे पकड़े हुए थे। मालती जी उन्हें समझाते हुए बोली, वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए और सारी व्यवस्था अच्छे से देख लेना। जानवी आकर मालती जी के पास खड़ी हो गई, बोली, आंटी, क्या ये सभी लोग उसे हवेली में जा रहे हैं जहाँ पर जीजू और उनकी फैमिली आई है? तो मालती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं उनके लिए नाश्ता भिजवा रही हूँ। तो जानवी ने पूछा, मैं भी उनके साथ चली जाऊँ? मुझे ना अपने जीजू से मिलना है। तो मालती ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम भी चली जाओ, और तुम वहाँ जा ही रही तो जरा उन लोगों को अच्छे से रास्ता भी करवा देना, क्योंकि मैंने सर्वेंट को समझा तो दिया है, पर मुझे इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब तुम तो समझ सकती हो ना बेटिया, ससुराल वालों की बात है, किसी बात की कमी नहीं रहनी चाहिए। जानवी ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। फिर उसने सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, चलो सब मेरे पीछे पीछे आओ, कहकर जानवी मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। सभी सर्वेंट भी अपने हाथों में नाश्ते की ट्रे पकड़े हुए जानवी के पीछे चले गए। जानवी दूसरी हवेली के हॉल में आई तो वहीं पर एक औरत सोफे पर बैठी हुई किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। जानवी ने सभी सर्वेंट को सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाने के लिए कहा और उस औरत की तरफ बढ़ गई। वो उन्हें नहीं पहचानती थी, पर उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये ज़रूर अनिका की दीदी के ससुराल में से कोई है। उसने हाथ जोड़कर उस औरत को नमस्ते करते हुए कहा, नमस्ते आंटी। वो औरत जो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, जब उसने एक लड़की को खड़े हुए देखा तो फ़ोन डिस्कनेक्ट करते हुए पूछा, नमस्ते बेटा, वैसे कौन है आप? तो जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानवी, हवेली से मुझे आंटी ने भेजा है आप सभी के लिए नाश्ता लेकर। जानवी की बात सुनकर उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो मालती ने तुम्हें भेजा है, आओ इधर मेरे पास बैठो।
जानवी उस औरत के पास बैठ गई तो औरत ने कहा, मैं दीप की माँ हूँ, जया। जानवी ने खुश होते हुए कहा, ओह, तो आप जीजू की माँ है और मैं महेश अंकल के दोस्त की बेटी हूँ जो हरिद्वार से आई हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जया जी को जानवी बहुत ही प्यारी लगी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जानवी। तो जानवी ने आसपास देखते हुए कहा, आंटी, जीजू कहीं नजर नहीं आ रहे, मैं तो उनसे ही मिलने आई थी। जया ने जानवी से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक हैंडसम सा लड़का सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला, तो तुम मुझसे मिलने आई हो जानवी। जानवी और जया जी दोनों की नजरें सीढ़ियों की तरफ चली गई। जानवी के चेहरे पर जो कहाँ कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन थे, वहीं जया जी मुस्कुराते हुए उस लड़के को देख रही थी। जया जी ने जानवी से कहा, लो मिल लो अपने जीजू से, तब तक मैं जाकर नाश्ते का देख लेती हूँ। कहकर जया जी सोफे से खड़ी हुई और डाइनिंग हॉल की तरफ चली गई, जहाँ पर सर्वेंट सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर रहे थे। अब तक वो लड़का दीप जो दीप था, वो जाकर जानवी के सामने खड़ा हो गया और उसने जानवी से पूछा, तुम जानवी हो ना? मुझे अनिका ने तुम्हारे बारे में बताया था। तो जानवी ने अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया और कहा, जीजू आप मेरा नाम जानते हैं? तो दीप ने हंसते हुए कहा, अनिका से जब भी मेरी बात होती है वो हमेशा तुम्हारा जिक्र ज़रूर करती थी। वैसे वो सच ही कहती थी कि तुम बहुत प्यारी हो। जानवी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि अनिका दी मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए। फिर वो दीप ने अपनी आईब्रो चढ़ाकर पूछा, और मैं तुम्हें कैसा लगा? ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। जानवी ने ऊपर से नीचे तक गौर से दीप को देखा और फिर अपनी चिन पर हाथ रखते हुए कहा, एकदम हीरो टाइप है आप तो। आपको पता है, मुझे शादी में बुलाने के लिए अनिका दी ने आपकी फ़ोटो नहीं दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि तुम खुद शादी में आओ और सामने से ही अपने जीजू को देखो, इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। दीप ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, मतलब अगर तुम्हें मैं पहले ही मेरी फ़ोटो दिख जाती तो तुम शादी में नहीं आती क्या, है ना? जानवी ने कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। भला ऐसा हो सकता है कि अनिका दी की शादी हो और मैं शादी में ना आऊँ? बस वो तो अनिका दी मुझे परेशान करने के लिए अक्सर ऐसा करती रहती है। वो क्या है ना, उसकी कोई छोटी बहन हो नहीं है ना, वो सारा रौब मुझ पर ही दिखाती है। कभी कुछ याद आते ही जानवी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, मैं तो भूल गई, मुझे तो अभी कहीं ज़रूरी काम से जाना है। अच्छा जीजू, मैं आपसे बाद में आकर मिलती हूँ। कहकर जानवी जल्दी से मेन एंट्रेंस की तरफ भागी। तो दीप ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे मेरा कोई मैसेज तो लेकर जाओ अनिका के लिए। तो जानवी ने मेन एंट्रेंस की तरफ भागते हुए कहा, अरे फ़ोन किस लिए है? आपको जो मैसेज देना है फ़ोन पर दे दीजिए ना। कहकर जानवी बिना दीप के आगे की बात सुन वहाँ से भाग गई। दीप ने हंसते हुए अपना सर हिलाया और कहा, बड़ी क्यूट है मेरी साली साहिबा। तभी दीप के पॉकेट में रखा हुआ फ़ोन रिंग करने लगा। दीप ने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला तो उस पर वंश का नाम शो हो रहा था, जिसे देखकर दीप की फेस पर बड़ी से स्माइल आ गई।